बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम आपको मॉडल पेपर 2003 जो इशू किया गया उसमें जो एमसीक्यू हैं वो एमसीक्यू हम आपको कराते हैं। और ऑब्ज़र्वेशन ये की गई ये तमाम एमसीक्यू बुक में मौजूद है। हमारे चैनल नदीम कदीर में आप एक फर्स्ट ईयर की जो एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स, आलमोस्ट तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिकॉर्डेड हैं, प्लस हर चैप्टर के जो एमसीक्यू हैं बुक में लिखे हुए हैं वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और यहाँ हम आपको बोर्ड मॉडल पेपर में जो एमसीक्यू आए हैं वो एमसीक्यू आप कराते हैं। फर्स्ट टाइम पेपर बनेगा इस साल, तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं तो बुक में जो एमसीक्यू लिखे हुए हैं उसी में से जो है वो पार्ट लिए जाएंगे। बेटा पहला पार्ट कहा जा रहा है रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। अगर ये आयोटा नहीं होता तो रियल पार्ट कौन सा होता, 2 के बराबर होता। इस आयोटा को रिमूव करने के लिए शाबाश एलसीएम ब्रेक कर दें, 2 अपॉन आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा लिखेंगे। ये जो आयोटा अपॉन आयोटा है इसको तो मैं कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ये 2 रहेगा। अब बचा 1 अपॉन 2 का अगर बाहर निकालूँ तो बचेगा 1 अपॉन आयोटा। बेटा आपको याद होना चाहिए 1 अपॉन आयोटा दरअसल माइनस आयोटा के बराबर होता है। 2 बाहर ले लें, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है। और सिंप्लीफाई करें, -2 आयोटा प्लस 1, ये एक्सप्रेशन हासिल हो गया क्वेश्चन का। 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा को सिंप्लीफाई करने पे -2 आयोटा प्लस 1। बच्चों पूछा गया है रियल पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं, एक इमेजनरी एक रियल पार्ट। वो पार्ट जो आयोटा से आज़ाद है उसको रियल पार्ट कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो रियल पार्ट आएगा वो रियल पार्ट होगा 1 के बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है। बेटा इसी का एक और पार्ट पूछा गया है, अरे काफ़ी लेंथी बाकायदा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 12। तो इस पावर 12 को फिलहाल भूल जाइए, इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, सही। ऊपर सिमिलर है तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, ये आ जाएगा आपके पास। ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1, फार्मूले का 2ab प्लस ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर। तो बेटा देखें 1 रहेगा, 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये रहेगा +1 -1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2, रिज़ल्ट आया आयोटा। अब इसकी होल पावर 12, तो आयोटा की पावर 12। अब हम पावर को डील कर लें, अंदर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास जवाब आया आयोटा, पावर 12 तो पावर 12। अब आयोटा की पावर 12 लेंगे, इस आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर 6, पावर के पावर मल्टीप्लाई हो तो पावर के पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। आयोटा स्क्वायर -1, 6 इवन पावर है, माइनस पे अप्लाई होगा तो बच्चों ओवरऑल रिज़ल्ट आपको मिलेगा 1 के बराबर। तो इसका जवाब भी जो है वो 1 के बराबर हासिल हुआ। ठीक है, तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन उन्होंने यहाँ पे करा दी है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 2 पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के किए। ये एक सवाल है मैट्रिसेस का, के बी या स्केलर नंबर। स्केलर का मतलब है के जो है वो एक मैट्रिक्स नहीं है,
K5 हो सकता है, K7 हो सकता है, K2 हो सकता है, -2 हो सकता है। K भी स्केलर, किसी वेरिएबल के मुतालिक कहा जाए वो स्केलर है तो उसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 हो सकती है। ABC आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ABC मैट्रिक्स हैं, सही। तो प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास कोई नंबर है और एक मैट्रिक्स है और उसको अगर ट्रांसपोज करना हो तो याद रखिएगा ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, किसी नंबर पे, किसी स्केलर पे अप्लाई नहीं होता। तो ट्रांसपोज किसी स्केलर पे अप्लाई नहीं होता, ट्रांसपोज किसी स्केलर के लिए नहीं बना, तो ये ए ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा, के बाहर रहेगा और ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि स्केलर नंबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर। अब बताओ कि ABC इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, ये बच्चों प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ रखी है। AB का होल ट्रांसपोज जब अप्लाई होता है तो ट्रांसपोज अप्लाई होता है और लिखा जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसपोज अप्लाई होगा। लिखेंगे हम B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज करके लिखेंगे। ठीक है, अब आइए ट्रांसपोज K पे अप्लाई हुआ। K स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, K अपनी जगह रहेगा। ट्रांसपोज इन सब पे अप्लाई होगा। दे आर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ट्रांसपोज अप्लाई होता है, रिवर्स डायरेक्शन होती है। क्या लिखेंगे? C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। के बाहर आएगा, C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज। आई थिंक ये क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का एक और पार्ट याद रहे, पेपर में 2 सवाल मैट्रिक्स के आएंगे, 2 पार्ट। ए बी द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आपको बताया बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो सच मैट्रिक्स इज़ नोन एज आइडेम्पोटेंट। एक ऐसा मैट्रिक्स उसका स्क्वायर उसी के बराबर हो जाए। ए आइडेम्पोटेंट है तो उसका स्क्वायर उसकी इसी के बराबर होगा, यानी ये वाला पार्ट जो है वो सही होगा, ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, वेक्टर के में एक सवाल वेक्टर का ज़रूर पूछा जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ओरिजिन है, सही। एक एक्सिस जो ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3, 4, 5 एक पॉइंट है, स्पेस में पॉइंट है -3, 4 और 5। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इसको मैं किससे ज्वाइन कर दूं? ओरिजिन से मिला दूं। एक पॉइंट को मैंने क्या किया, स्पेस में मौजूद था, ओरिजिन से ज्वाइन किया। इसे एक वेक्टर कहते हैं जिसे ओपी वेक्टर का नाम या पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। और इस ओपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लिखते कैसे हैं? आई जे के कंपोनेंट है तो -3i 4j और 5k लिखा करते हैं। ये वेक्टर आ गया। लेकिन मुझे तो डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस का दूसरा मतलब मैग्नीट्यूड मालूम करना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब आई जे के हटा दिया जाए। मैग्नीट्यूड का फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है। एक्स का मतलब -3 का स्क्वायर, तो बेटा ये -3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये रहेगा 16, ये 50 के इक्वल आएगा। 50 का मतलब क्या होगा? 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना। 50 का मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, 25 बांट दें 5 आ जाएगा, 5√2। तो बेटा इसका जवाब जो है 5√2 जवाब मिल जाएगा। आगे कहा जा रहा है अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़। अब सीक्वेंस आपने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ी।
जो भी सीक्वेंस पढ़ते हैं उसको जनरली तौर पर ए एन से शो करते हैं, मतलब ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी ए पी का फार्मूला है। जी पी को रिप्रेजेंट करेंगे ए आर एन माइनस वन से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ जनरल सीक्वेंस होती है 1/4 एन माइनस वन। ये सब की सब किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप एन की वैल्यू पुट करना शुरू करें तो ये सीक्वेंस इमर्ज होके बाहर आ जाएगी। तो सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सीक्वेंस फंक्शन है। इसमें जो डोमेन है इसमें आपने क्या पुट करना है? एन को पुट करना है, एन की वैल्यूज़ बार बार पुट करनी है। वो वैल्यू जो पुट की जाती है उसके सेट को डोमेन कहते हैं। यहाँ जो एन पुट करेंगे वो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, है ना। 1.5 नहीं पुट कर सकते। जो भी एन की वैल्यू पुट की जाएंगी सीक्वेंस इमर्ज होगी। ये जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को डोमेन का नाम देते हैं, इस सेट को डोमेन का नाम देते हैं। ख्याल करें ये जो डोमेन है ये 1 2 3 4 ये असल में नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं। जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर का नाम देते हैं। तो सीक्वेंस द फंक्शन हुज डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आई होप ये क्लियर है। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है आर इज़ अ कॉमन रेशो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज देन आर ग्रेटर देन 1 देन ज्योमेट्रिक सीरीज। याद रहे आपके पास हमने पढ़ाया एस इन्फिनिटी, इसका फार्मूला होता है A/1 माइनस आर के बराबर होता है। और आर जो है वो इसमें कैसा होना चाहिए? लाजमी तौर पे 1 से छोटा होना चाहिए। उस सूरत में इस इन्फिनिटी का कोई ना कोई जवाब आएगा। कोई ना कोई आंसर आएगा। 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 1/2 आएगा। तो ऐसी सीरीज़ जिसका कोई जवाब आ रहा हो उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज़ का नाम देते हैं। सही। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है और आर का जवाब जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, इफ़ आर का आंसर जो है वो कैसा आ जाए बताएं? ग्रेटर देन 1, तो उसमें एस इन्फिनिटी नो आंसर, कोई आंसर नहीं आएगा। मतलब जवाब जो है वो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, आंसर एरर आ जाएगा। तो ऐसी सीरीज़ को नाम देते हैं डाइवर्जेंट का नाम देते हैं। तो अगर आर 1 से छोटा हो तो सीरीज़ कौन सी कहलाएगी? कन्वर्जेंट कहलाएगी। आर 1 से ग्रेटर हो और इनफाइनाइट पे हो तो डाइवर्जेंट। अब सवाल सुने, आर बी द कॉमन रेशो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, आर ग्रेटर देन 1 देन ज्योमेट्रिक सीरीज इज़, उस ज्योमेट्रिक सीरीज़ को क्या कहेंगे हम? डाइवर्जेंट का नाम देंगे अगर वो इनफाइनाइट तौर पर जा रही है। सही। अब आइए ये एक सीरीज़ का समीशन का क्वेश्चन है। ये सम ऑफ 100 n की पावर 0 और n की वैल्यू आ गई 46। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बाहर आ जाएगा ये आ जाएगा n की वैल्यू 40 और ये 46 एंड 0। अब ये 100 रहेगा। अब समीशन अपने पर फैलाएगा। पहला नंबर n की जगह 40 लिखेंगे, उसकी पावर 0, फिर स्टार्ट करेंगे 41, उसकी पावर 0। कहाँ तक चलेंगे? 46 तक। 42 लिखेंगे, 43, 44, 45, 46। ठीक। बेटा ये आ जाएगा आपके पास 100। किसी भी नंबर की पावर 1 हो 0 हो तो 1 होता है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7। 40 से स्टार्ट करना है। इसको जो है वो आपके पास
आई एम सॉरी, इसमें जो 41 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर हटा दें। तो 41 से स्टार्ट हो रहा है तो n की जगह 41 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 प्लस 6। अब ये 100 रहेगा, ये आपके पास 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 600, तो आपको जवाब जो है वो उसका 600 इसका जवाब हासिल होगा। ठीक है बेटा। अब आइए इसके बाद कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 16 17 18। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट इन तमाम का प्रोडक्ट तरतीब भी लिख लें, पहले 19 लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो पहला नंबर स्टार्ट होता है 19 से। अब ये इन सब में किसको रिप्रेजेंट करता है? 20 परमुटेशन 20 परमुटेशन 19 परमुटेशन 19। तो 20 परमुटेशन 20 से स्टार्ट होगा, छोड़ दें। 20 कम्बिनेशन 20 से स्टार्ट होगा, छोड़ दें। अब आप इसको कंसीडर कर लें 19 परमुटेशन 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। 19 परमुटेशन 4 का मतलब ऊपर क्या लिखेंगे? 19 फैक्टोरियल, याद है आपको? n परमुटेशन r का फार्मूला, ऊपर लिखोगे बेटा n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा? n माइनस r फैक्टोरियल आएगा। तो 19 फैक्टोरियल 19 में से 19 माइनस 4 और हम ओपन करते हैं 19 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 15 फैक्टोरियल। अब 19 को ओपन करें, 19 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 19 से स्टार्ट करेंगे 1 तक ले जाएंगे। 19 18 17 16 15, आगे ना जाइए। क्यों? नीचे वाले 15 के साथ मिलकर कैंसिल आउट हो जाइए। तो 19 18 17 16, 19 18 17 16, तो आपके पास 19 परमुटेशन 4, ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 19 परमुटेशन 4। अब बेटा यहाँ कहा जा रहा है टीम ए एंड टीम बी, दो टीमें आपस में मैच कर रही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, अभी आजकल मैच हो रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के। अब मैच शुरू होने से पहले बताइए, दो टीमें हैं, कौन जीतेगा? पाकिस्तान भी जीत सकता है, अफ़गानिस्तान भी जीत सकता है। पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 1/2, अफ़गानिस्तान के जीतने के चांसेस 1/2। दो टीमें हैं, दोनों के चांसेस 50-50 चांसेस हैं मैच शुरू होने से पहले। तो 1/2 जो है दोनों के चांसेस हैं। अब आइए, ये एक जानी पहचानी सीरीज़ होती है, आपको याद रखना है। मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये एक सीरीज़ है 1 + x x³ x4 डॉटेड के साथ। एक सीरीज़ ये है 1 + 2x 3x² 4x³ डॉटेड के साथ। एक है 1 + 3x +6x² प्लस डॉटेड के साथ। इन तमाम को बाइनोमियल में बंद कर सकते हैं। सबका जवाब 1 - x आएगा। सबका जवाब क्या आएगा? 1 - x पढ़ा जाएगा। अब सब में आपने जो है वो, अब जो आगे काम क्या करना है वो बताएगा सेकंड टर्म। अब बताओ सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1 है तो यहाँ लिख देना -1। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 2 है, लिख देना है -2। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 3 है, लिख देना है -3। तो अब आपके पास देखें 1 + 2x वाला सवाल जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है 1 - x के साथ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 - x की पावर -1। पेपर में और दूसरे सीक्वेंस भी पूछी जा सकती हैं। तो इसके बाद देखो, इसमें कहा जा रहा है आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x), इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास 2x - 3 4x - 3। कह रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन बताइए, इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करे एक्सेप्ट, लेकिन एक वैल्यू नहीं पुट करना, एक वैल्यू नहीं पुट करना जिससे क्वेश्चन भस्म हो जाए, जल के खाक हो जाए, मतलब इन्फिनिटी आ जाए, अपॉन में 0 आ जाए
तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। अब बताएं x की कौन सी वैल्यू है जो नीचे ज़ीरो बना देगी, 3/2 बनाएगी, 3 बनाएगी, 5/4 बनाएगी। क्या लिखा है 4x। अगर इसमें मैं 5/4 रिप्लेस करता हूँ, चेक करते हैं, 4 5/4 और -3, ऊपर में कुछ नहीं कर रहा, नीचे में x की जगह 5/4 रिप्लेस कर रहा हूँ। ऊपर भी पुट करना चाहिए मुझे, देखो ये 5 लिखा हुआ है, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 - 5 आ जाएगा। ऊपर कुछ ना कुछ जवाब आएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं। अपॉन में ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो जो है वो एरर आ जाएगा। तो आपने ये जब अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन भस्म हो गया, फंक्शन अनडिफाइन हो गया। किस पर, x इक्वल टू, जब आपने x की जगह क्या लिखा 5/4 लिखा, तो इस नंबर से दूर रहिए। डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ऑफ ऑल नंबर्स, दुनिया जहाँ के हज़ारों नहीं लाखों नंबर्स हैं वो सब पुट कर दें, लेकिन ख़बरदार कौन सा नंबर 5/4 नहीं पुट करना। इसमें इतना शरर है कि जब ये पुट किया जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अब आइए, एक फंक्शन दिया हुआ है इवन ऑड, एक फंक्शन है एफ ऑफ थीटा। चलें, दो किस्म के फंक्शन होते हैं। अगर थीटा की जगह -थीटा रिप्लेस करें, कोई फ़र्क ना पड़े, -n ख़त्म हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। एफ थीटा की जगह -थीटा रिप्लेस करें, माइनस साइन बाहर आ जाए, ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ आपको दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा कॉस क्यूब थीटा, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पता नहीं फंक्शन इवन है या ऑड है, टेस्ट कर लेते हैं। थीटा की जगह -थीटा, थीटा की जगह -थीटा, क्यूब लगा हुआ था, होल क्यूब। कॉस की प्रॉपर्टी है माइनस साइन को पी जाता है, कॉस थीटा इसका क्यूब, तो जवाब मिला हमें कॉस क्यूब थीटा। माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन अंदर ही अंदर जो है वो एडजस्ट हो गया। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 कॉस क्यूब की जगह मैं दोबारा क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ थीटा रिप्लेस कर दूंगा। तो फंक्शन में माइनस साइन गायब हो गया, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा बताइए, इवन फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। तो ये आपके पास जो है वो इवन फंक्शन हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब आइए, इसमें चैप्टर नंबर 9 से मुतालिक है, सोल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इक्वलिटी इंक्लूड्स। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर मैं इक्वल का साइन ले लेता हूँ, 2x + 3y = 6 कंसीडर कर लेता हूँ, सिर्फ इक्वल का साइन ले लूँ, तो x इंटरसेप्ट निकालूंगा मैं। तो x इंटरसेप्ट y की जगह 0 रिप्लेस कर दें, तो 2x, x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, 1 2 3, ये पॉइंट मिल जाएगा 3। सिमिलरली मैं y इंटरसेप्ट निकालूं, y की वैल्यू निकालना है, x की जगह 0 रिप्लेस कर दूं, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 2। अब ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 6, और हेयर 2x + 3y क्या कहा जा रहा है, <6। <6 का मतलब है वो तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन पर मौजूद हैं और इससे बिलो हैं, उन तमाम पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन, वो तमाम पॉइंट्स जो इस पर ऑन द लाइन है वो इसमें मौजूद हैं, और जो बिलो द लाइन है वो इसमें मौजूद है। ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ पर, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का एक और पार्ट आएगा, द फीसिबल रीजन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्ट फंक्शन इज कॉल्ड
हमारे पास एक ये कहलाता है एक फीसिबल रीजन। इसमें आपको जो है वो यहाँ डार्क कलर मिलेंगे, फिर हल्के हल्के लाइट होते जाएंगे और फिर बहुत ही लाइट हो जाएगा। इसको फिजिबल रीजन का नाम देते हैं। ये वाला हिस्सा मैक्सिमम कहलाएगा, ये वाला हिस्सा मिनिमम कहलाएगा। तो और जो है वो इस पूरे हिस्से को द फिजिबल रीजन, ये पूरा फिजिबल रीजन है जो क्वेश्चन को मैक्सिमाइज़ भी करता है, मिनिमाइज़ भी करता है। तो इस पूरे फंक्शन को उस फिजिबल रीजन को विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्ट, उस फिजिबल रीजन को क्या कहा जाता है बताइए? ऑप्टिमल सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। वो सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाता है। ये चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में मौजूद है। अब बेटा देखें, अ ग्रुप ऑफ एंगल आर कॉल्ड एंगल्स ऑफ बेसिक एंगल थीटा इफ सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम गिव्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश। एक एंगल लिखा हुआ है 30, इस 30 में आप 60 को ऐड कर दें, क्या जवाब आएगा? 90 आ जाएगा। इस 30 में आप जो है वो 60 को आपने ऐड कर दिया तो जवाब आ गया 30। आप इसमें 120 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 120 को साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, 120 माइनस 30 तो ये 90 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एंगल आपको मिलेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? ये पूरे ऐसे बहुत सारे एंगल आपको मिलेंगे। इसको हम नाम देंगे ग्रुप का। अब ग्रुप ऑफ एंगल्स, ये ग्रुप ऑफ एंगल्स जो हैं इनको हम अलाइड एंगल का नाम देते हैं। बेसिक एंगल थीटा है। अगर सम करने पर या डिफरेंस लेने पर जवाब जो है किसके बराबर आता है? 90 के बराबर आता है या मल्टीपल ऑफ 90 आता है। ठीक है, तो 90 आ रहा हो या मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा हो तो उस ग्रुप को नाम दिया जाएगा किसका? अलाइड एंगल का नाम दिया जाता है। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा उसे देखें, एंड करते हैं। सर्किल विच पासिस थ्रू द ऑल वर्टिसेस, ये ट्राइंगल है। एक सर्कल ड्रॉ करें, पासिस थ्रू द ऑल वर्टिसेस, तमाम वर्टिसेस से पास हो रहा है। इस सर्कल को नाम दिया जाएगा, सर्कम सर्कल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, और देखें, इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आर है, कैपिटल आर है, R1 है। इसका रेशो क्या होगा ये बताओ? इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? R आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल होता है, सबसे बाहर बनता है, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर लिखा जाएगा 3। R ट्राइंगल के अंदर होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा 1। ये R इन दोनों के दरमियान होता है 2। बस याद रखें इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? R1, उसके लिए 3। सबसे छोटा कौन सा होगा? R, उसके लिए 1। तो ये रेशो आपको मिलेंगे 1 2 3, इनका जो है वो रेशो हासिल हो जाएगा। अब ये आपके पास लिखा हुआ है तो कैलकुलेटर का काम है। सेक लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, तो बेटा ये सीकेंड आ जाएगा। साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस साइन बाहर आ जाएगी और कैलकुलेटर में 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सेक या कॉस माइनस साइन को पी जाता है, सीकेंड 30 को 1/cos 30 लिखा जा सकता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसको शिफ्ट कर दिया जाए 2/√3, तो आपके पास जो जवाब मिलेगा वो 2/√3 के बराबर हासिल होगा। अब बेटा इसका बस आखिरी क्वेश्चन हमारे पास रहता है, क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है सोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन √2 sin थीटा -1, इसका सोल्यूशन क्या होगा? मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? √2 sin थीटा = 1। बेटा ये sin थीटा 1/√2, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। कैलकुलेटर निकालें,
कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी 45। अब हम ऑब्ज़र्व करें ये जवाब पॉजिटिव है, फर्स्ट में होगा या सेकंड में हो जाएगा, फर्स्ट एंगल होगा या फिर सेकंड एंगल होगा। 45 के अलावा टोटल एंगल 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। पहला वाला एंगल 45 होगा, दूसरा वाला एंगल 180 में से 45 निकालेंगे 135 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं बेसिक एंगल है ये, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ π/4 और ये 3 गुना है तो 3π/4, तो ये थीटा का जवाब आ गया। लेकिन कहा जा रहा है आपका थीटा का जवाब जो है वो किसके दरमियान होना चाहिए, इन द इंटरवल 90 और 180। आपका जवाब जो है वो 90 से बड़ा हो, 180 के दरमियान हो। तो वो ये वाला है जो 90 से बड़ा है, 180 के दरमियान है, तो इसका जवाब जो है वो ये जवाब इसका आएगा। आई होप ये क्लियर है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको ये MCQ सारे करा दिए। इस MCQ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं पेपर में, और ये 20 MCQ हैं। आई होप 5-6 MCQ तो ज़रूर यही रखे होंगे आपके फाइनल पेपर में। इसके अलावा हर चैप्टर के MCQ हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है वो आपको ये मिल जाएंगे सारे MCQ तमाम चैप्टर्स के आलमोस्ट हमने जो है तैयार कर दिए हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई करें, अच्छे नंबर से पास हों। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। थैंक यू।